नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है तो आप भी छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन शाम होते होते मेरे दोस्तों ने कहा कि कुछ तो गुफ्तगू की जाए, तो मैंने सोचा कि संडे का दिन निकल रहा है तो गुफ्तगू की जाए आपसे। क्या गुफ्तगू की जाए? कई सारी घटनाएं हो गई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने तारीफ करी योगी जी की, बम बम हो गया मामला। उधर आतंकवादी पकड़ गए लखनऊ में, तो फिर वो चर्चा हो गई और टीवी चैनल में बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान आ गया। अब किसी राज्य में चुनाव हो और पाकिस्तान ना आए तो कुछ बात हजम नहीं होती। खैर, पहले बात करते हैं चुनाव की। आज सुबह से मेरे कई मित्रों ने मुझे फ़ोन किया और ये पूछा कि वाकई में प्रधानमंत्री जी बहुत खुश होंगे कि इस तरह चुनाव में बम्पर जीत हो गई। और मेरे पड़ोस में भाभी जी रहती है मेरी, बीजेपी की थोड़ी समर्थक हैं। सुबह सुबह बेसन के लड्डू मुझे पसंद है, बेसन के लड्डू लेकर आई कि देखिए बीजेपी जिला पंचायत में जीत गई, बम्पर जीत गई, अब तो साफ है कि सरकार बन जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, पूछा भाभी जी कौन से चुनाव में जीत गई? तो उन्होंने कहा कि पंचायत के चुनाव में जीत गई। तो मैंने उनसे पूछा ये चुनाव क्या होता है? बोले इतना नहीं पता हमें, चुनाव में जीत गए हम। मुझे फिर क्यूरियोसिटी लगी। मैंने अपने आसपास के कुछ लोगों से पूछा कि भैया ये चुनाव क्या होता है? तो मतलब नहीं था, लेकिन जीत गए। तो बेसिकली बात शुरू करें उससे पहले कई सारे हमारे भी ऐसे दर्शक हो सकते हैं जिनको पता ना हो कि पंचायत चुनाव होता क्या है। और मैंने मास कम्युनिकेशन के कुछ बच्चों को क्लास ली, पढ़ाने गया कॉलेजेस में। तो जो बच्चे पत्रकार होने आए थे, मैंने उनसे एक सवाल किया था बहुत पहले। मैंने उनसे कहा कि गांव तक पैसा पहुंचता कैसे है? केंद्र ने पैसा दिया राज्यों को, तो राज्य गांव तक कैसे पैसा पहुंचाते हैं? क्या कड़ी होती है ग्राम स्तर की और जिला स्तर की और राज्य की और केंद्र की? तो यकीन मानिए, जो पत्रकारिता करने जा रहे हैं बच्चे, जो पढ़ने जा रहे हैं, उनमें से भी अधिकांश को पता नहीं होता है कि ये पैसा किस तरह नीचे तक पहुंच गया है। तो मैं अपनी उन भाभी जी की बात को बिल्कुल उनकी अक्लमंदी पे मैं जरा सा भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि चुनाव होते कैसे हैं। देखिए, जब ये पंचायत व्यवस्था लागू हुई, ये कांग्रेस सरकार की देन थी और कांग्रेस का कंसेप्ट था। एक राजीव गांधी का बयान आया था, आपको याद होगा, कि हम 1 रुपये देते हैं, लेकिन जो नीडी व्यक्ति होता है, जिसको रुपए देना चाहिए, ज़रूरत है, उस तक 15 पैसे पहुंचते हैं। तो इस बयान की बहुत बड़ी आलोचना हुई थी और राजीव गांधी भी थोड़े साफ गोई के लिए ज़्यादा जाने जाते थे और ये चर्चा शुरू हुई कि इतनी बेईमानी होती है। हकीकत में व्यवस्था में, विकास कार्यों में बेईमानी तो इतनी ही होती है। तो ये हुआ कि अब पंचायतों को थोड़ा ताकतवर बनाया जाए, तो उनको ताकत दी जाए। तो पंचायत के चुनाव शुरू हुए। जो अभी चुनाव शुरू हुए थे पंचायतों के, वो सरकार के लिए बड़े अहम थे। अहम इसलिए थे कि अपने मुख्यमंत्री जी को उनके अफसरों ने ये समझा दिया कि मुख्यमंत्री जी, आपकी तो इतनी बढ़िया ब्रांडिंग चल रही है, आप देश के होने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो बस पंचायत चुनाव करा डालिए, एक तरफा आपकी जीत होगी, पब्लिक बम बम करेगी और आप फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि इन पंचायत चुनाव में विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, तो विपक्ष कहीं होगा नहीं। तो चुनाव कराने की गलती कर बैठी सरकार। और जब गलती कर बैठी तो एक बड़ी आलोचना इस बात की हुई कि जिस समय पंचायत चुनाव चल रहे थे, उस समय कोरोना पीक पे था। आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे परिवार के, आपके मित्रों के, आपके दोस्तों के घरों के में, उनके मित्रों में कोरोना की बीमारी इतनी फैली हुई थी कि लोग बेहाल थे। अस्पताल में एक बिस्तर मिल जाना ऐसा लग रहा था मान लो एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा हो। मतलब लग रहा था कि अस्पताल में अगर एक बेड मिल गया तो आधे तो हम ठीक हो गए। कब्रिस्तानों की, शमशानों की लाइनें इतनी लगी हुई थी कि 10-10 घाट बनाने पड़ गए थे और सिफारिश इस बात की करानी पड़ गई थी कि हमारी लाश पहले जल जाए। ये आज़ादी के बाद से देश में आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि आप किसी अफसर की जान पहचान ढूंढें, उससे रिश्ते नाते निकालें और उससे अप्रोच इस बात की करें कि हमारी लाश पहले जल जाए। तो ये सरकार की इससे ज़्यादा नाकारापन कभी देखने को नहीं मिल सकता था। गंगा किनारे लाशों दफना दी गई थी, लाशें बह रही थी गंगा में, बड़ा बीभत्स दौर था। और उस दौर में भी पंचायत चुनाव हो रहे थे। तो लोगों ने सरकार की अकल पर सवाल उठाए और पूछा कि कोरोना का इतना बुरा हाल है तो पंचायत चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? बहुत मौत का बहुत बुरा तांडव होगा। और हकीकत में हुआ भी यही।
शिक्षकों ने सूची सौंपी, 1,500 से ज़्यादा शिक्षक मर गए, सैकड़ों पुलिस वाले मर गए कोरोना की चपेट में आके। लेकिन सत्ता जो होती है वो रक्त पीती है, तो शायद सत्ता ने रक्त पिया और चुनाव करा दिया। और चुनाव जब आया तो पसीने उड़ गए, क्योंकि पहली बार 95 के बाद चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों में रूलिंग पार्टी कोई बहुत बुरी तरह हारी थी। समाजवादी पार्टी ने 200-250 सीटें ज़्यादा जीत ली थी। तो मैं फिर मूल बात पे आ रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि चुनाव होते क्या हैं, कैसे किए जाते हैं। तीन चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष। आप वोट डालते हैं ग्राम प्रधान को, एक बीटीसी मेंबर को और एक जिला पंचायत सदस्यों को, सीधा जनता इनको चुनती है। अब मान लीजिए आप गोमती नगर, एक लखनऊ के गोमती नगर को एक ब्लॉक मान लेते हैं, तो उस गोमती नगर के ब्लॉक में 40 सदस्यों का आपने चयन किया ब्लॉक की, ये हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य, जिसको क्षेत्र पंचायत सदस्य या बीटीसी कहते हैं। फिर वो 40 लोग मिलकर अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। इसी प्रकार जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो सब मिलकर अपना एक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं और ग्राम प्रधान सीधा वोट से चुन लिया जाता है। अब शुरू होती है सत्ता की ताकत। ये जो 40 जिला पंचायत या 40 ग्राम क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं वो मिलकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। तो अब आप एक जिला पंचायत अध्यक्ष में औसत 20 से 25 वोट चाहिए थे जिले में, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए। तो डीएम और एसपी को साफ साफ सा संदेशा भिजवा दिया गया कि अगर बेटा कुर्सी चाहिए तो जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा ही होना चाहिए। तो फिर सदस्यों को घर से उठा लिया गया, किसी के स्कूल तोड़ दिए गए, किसी पे जुर्माना लगा दिया गया, घर वालों पे एफआईआर करा दी गई, किडनैपिंग के मुकदमे लिखा दिए गए। तो डर के मारे आधे लोग सरेंडर कर जाते हैं। और आप देख रहे होंगे, आप जिस भी ज़िले में होंगे आप देख रहे होंगे आपके से पास कई जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पास नई स्कॉर्पियो, नई फॉर्च्यूनर, नई मोटरसाइकिल आ गई है। तो ये सब इस चुनाव की देन होती हैं। खैर, इस बाहुबल के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए और कल जो गुंडागर्दी हुई, औरत महिला की साड़ी छीन ली गई और एक एसपी के थप्पड़ मारा गया और एक उन्नाव का बददिमाग सीडीओ आईएएस अफसर वो पत्रकार को पीट रहा था। लोकतंत्र के लिए ऐसी बदनुमा तस्वीर हो नहीं सकती थी, मगर फिर भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को बधाई दी कि बहुत बड़ी संख्या में जीते। तो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे बधाई क्यों दी, तो आपका सवाल बेमानी इसलिए भी है कि पार्टी उन्हीं की है, बीजेपी उन्हीं की है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। और बीच में मोदी जी का और योगी जी का रायता इतना बिखरा बिखरा नज़र आया है ना, दाल इतनी बिखरी हुई है, रायता इतना बिखर चुका है। तो ये कम से कम थोड़ा सा सीन ठीक करने की भी कोशिश है कि यार देखो हमने बधाई दे दी, मुख्यमंत्री की टीम खुश हो गई, देखो बधाई आ गई प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ये थोड़ा थोड़ा बैलेंस करने की भी कोशिश थी कि दोनों बैलेंस हो जाएं, काम बन जाए, मैसेज हो जाए। लेकिन लोग हैरान थे, लोग पूछ रहे थे कि जो लोकतंत्र की तस्वीरें दिन भर चली क्या वो प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दी। लोग पूछ रहे थे, एक राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है, रिटायर्ड आईएएस है मनोज कुमार सिंह, क्या लूट हो रही थी पूरे प्रदेश में, क्या बम चल रहे थे, एसपी पिट रहा था, गोली चल रही थी, क्या ये दिखाई नहीं दिया। और बड़ी बात तो ये है कि एक राज्यपाल नाम की प्राणी होता है हर स्टेट में। हमारे यहाँ भी एक महिलाएं, भद्र महिलाएं पहले मुख्यमंत्री रही थी। तो मैंने तो कल एक डिबेट में भी कहा कि क्या राजभवन के सब टीवी चैनल बंद कर दिए गए थे, संवैधानिक प्रमुख को दिखाई नहीं पड़ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन चूंकि वो मूल भावना तो कहीं होती है, आजकल गवर्नर की कुर्सी भी खतरे में रहती है, कब प्रधानमंत्री का मूड बदला और कब गवर्नर बदला। तो कुल मिला के इलू मामला हो गया, बड़ी बड़ी तस्वीरें छप गई, बड़ी बड़े छप गया कि परचम लहरा दिया। लेकिन हकीकत ये है कि क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य हों, जनता ने जिनको चुना था उसमें बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी है, समाजवादी पार्टी जीती है। आप उन सदस्यों का अपहरण करा के, उन पर मुकदमे लगा के, अध्यक्ष अपने चुन के अगर आप ये कहें कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, एक दूसरे को लड्डू खिलाएं। और बड़ा बढ़िया मुझे वो फोटो लग रहा था, सुनील बंसल जी योगी जी को खिला रहे थे लड्डू, योगी जी बंसल जी को खिला रहे थे। मैंने ट्वीट करके पूछा भी, बंसल जी ने जब फोटो डाला तो मैंने पूछा कि आपने कह दिया है मुख्यमंत्री जी से कि इनकी आसपास की मंडली आपकी जो ब्लैक पुलिंग करती है, आपके बारे में जो कहानियाँ फैलाई जाती हैं वो कहानियाँ अब नहीं फैलाएगी। खैर, ये तो उनके आपस की पार्टी के झगड़े हैं जो कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, राजनीति ऐसी झगड़ों पे चलती रहती है। इस बीच में सुबह सुबह खबर आई कि साहब आतंकवादी आए हैं, दुबग्गा एक इलाका है लखनऊ का, वहाँ घेर लिया गया है घर। और कुछ देर बाद पता चला कि आतंकवादी पकड़ गए हैं। और जब
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, वही मूछ वाले एडीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो उन आतंकवादियों का उन्होंने जिक्र किया कि ओसामा बिन लादेन से लेकर अल जवाहिरी से शुरू हुए वो, और उसको संदेश जोड़ते हुए, उसकी संगठन जोड़ते हुए कहा कि ये 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं और भारी विस्फोटक मिला है उनके पास से, और वो बम धमाके करने वाले थे, लखनऊ को दहलाने वाले थे। और जब वो बता रहे थे तो जो विस्फोटक मिला है उसमें कितना छोटा सा वो कुकर का फोटो चल रहा था और एक पिस्टल मिली थी। तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहा, मुझ पर नाराज़ मत होइएगा, मैं आपकी निष्ठा पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे 2007 की घटना याद करना चाहता हूँ। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी और यही डीजीपी AK जैन जो आजकल कई टीवी चैनल पे बीजेपी के पक्ष में बड़ा बखान दे रहे थे इन्हीं आतंकवादियों के लिए कि बड़ा भारी किला फतेह कर लिया है। एक कागज़ लाते थे, 5 लाइनें यूं करके बनी होती थी और मायावती लिखा होता था। उस पर कहते थे देखिए बहन जी, ये 4 लड़के हमने पकड़े हैं, कश्मीर से आए थे, आपकी हत्या करना चाहते थे। बिल्कुल नौजवान लड़के होते थे, लग रहा था पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, AK-47 हाथ में होती थी और बड़ा बड़ा आ जाता था मैनेजमेंट की लखनऊ में आतंकवादी पकड़े गए, अलकायदा के पकड़े गए, कश्मीर के पकड़े गए। और मुझे बाद में पता चला उसमें से बहुत बड़ी संख्या में आप बाद में अदालत से रिहा हो गए क्योंकि कोई सबूत होता नहीं था। तो प्रशांत कुमार जी, मैं आपकी काबिलियत पे एकदम भी संदेह नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर करे कि आपने सही खोले हों, आतंकवादी हों, तो हम आपको उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने बढ़िया काम किया अगर आपने सच में पकड़े। लेकिन वो छोटा कुकर, वो प्रेशर बम कैसे था, हमें अब समझ में, हमारे पिछली गलतियों से समझ में नहीं आ रहा। बुरा मत मानिएगा प्रशांत जी, आपने हाथरस में जब रेप हुआ था दलित लड़की का, रात के 2 बजे जलाई थी, तो आपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था रेप नहीं हुआ, गलत बात है ये, लेकिन CBI ने माना रेप हुआ था और दलित लड़की को जला दिया गया था। ऐसी तमाम घटनाएं आपकी ऐसी हैं जो बाद में झूठ साबित हुई हैं। और मैं एक मांग आपको इस चैनल के माध्यम से ये भी करना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में या 20 सालों में एक लिस्ट जारी कर दे उत्तर प्रदेश पुलिस कि आतंकवादी कह के किन किन लोगों को पकड़ा गया, उसमें से कितने लोग जमानत पे हैं और कितनों के केस ख़त्म हो गए, अदालत ने उनको बाइज्जत रिहा कर दिया। तो कभी कभी ऐसी कहानी भी हो जाती है और मेरा मानना ये है कि अगर चुनाव सिर पर हों और पाकिस्तान का नाम ना है, धर्मांतरण का नाम ना है, लव जिहाद का नाम ना है, दाढ़ी का जिक्र ना है, तो तड़का नहीं लगेगा। अगर ये दाढ़ी नहीं आएगी, ये धर्मांतरण नहीं आएगा, ये हिंदू मुसलमान नहीं आएगा, ये भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, ये अल जिहाद नहीं आएगा, ये ओसामा बिन लादेन नहीं आएगा, ये अल जवाहिरी नहीं आएगा, ये कश्मीर नहीं आएगा, तो चुनाव मुश्किल हो जाएगा। ये सब नहीं आएंगे तो आएगा कि प्रयागराज में लाशें क्यों बह रही थी, अस्पताल में दवाएं क्यों नहीं थी, वैक्सीन क्यों नहीं थी, वेंटिलेटर क्यों नहीं थी, तो मुसीबत होगी। हम भी समझते हैं, खैर कोई बात नहीं, करते रहिए। और आतंकवादी थे तो कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कल से मुकदमा शुरू करिए, फांसी चढ़ाइए, पूरा देश आपके साथ है, सलाम करेगा आपकी बहादुरी को। तो इतनी संडे की खास खबरें मैंने सोचा आपको बता दूं। देखते रहिए 4PM न्यूज़ चैनल, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही चैनल है जो आपको खरी खरी बताएगा, सच सच बताएगा। तो दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।